हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। तो फाइनली आज जो हमारी क्लास है वो हमारी सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की होने वाली है। और आज की क्लास में हम जनरल साइंस के टॉप 51 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को जरूर हेल्पफुल लगेगा। सामान्य विज्ञान से 15 क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को पसंद आएगा। सभी विद्यार्थी कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको कल की क्लास में ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। प्रश्न था कि किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्या सभी ने कल इसका आंसर ऑप्शन बी दिया था, तुर्की। आपका आंसर करेक्ट होगा जी, राइट। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा प्रश्नों की संख्या 51 है और टारगेट मैं फिर से दे रहा हूं, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं उनको टारगेट दे रहे हैं 28 क्वेश्चन राइट करने का। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो काफी पहले से तैयारी कर रहे हैं या जिनका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है ये आर्मी का, राइट, उनके लिए टारगेट है यहां पे 35 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। विटामिन बी, विटामिन B7, विटामिन B12 या फिर विटामिन सी। जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये लगभग मैं आपको करवा चुका हूं। जो भी मैं अपनी क्लास में एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं उसमें ये सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप आसानी से आंसर कर पा रहे होंगे। क्या सभी यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं। विटामिन B12 जो है यह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, ये कल की क्लास में ही डिस्कस किया है। क्या है, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। बर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, अधिक होता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। Ice float in water because the deficiency of ice is greater than that of, जल्दी बताइए। देखिए बर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन ए, क्या सभी आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि यदि बर्फ जो है वो पानी में डूब जाती है तो उसका कितना हिस्सा पानी से ऊपर रहता है या फिर वो कितनी डूबी हुई रहती है। तो ध्यान रखिएगा 1/10, 1/10 जो बर्फ है यह पानी में डूबी रहती है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है कि मान लीजिए कोई बर्तन है जिसके अंदर बर्फ का टुकड़ा डाला हुआ है। बर्फ के पिघल जाने पर उस बर्तन के पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी घटेगा, पानी कम होगा या समान रहेगा। तो ध्यान रखिएगा अगर किसी बर्तन में पानी रखा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा डाला हुआ है, राइट, तो बर्फ अगर पूरी गल जाएगी तो पानी जो है वो समान ही रहता है, राइट, ध्यान रखिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा की, बल की, ऊष्मा की, आवृत्ति की। किलोवाट आवर्स इज अ यूनिट ऑफ, क्या आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करिए। देखिए किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से क्या द्रव धातु का एक उदाहरण है। Which of the following is an example of a liquid metal? ब्रोमीन, पारा, हीलियम, हाइड्रोजन। देखिए हीलियम और हाइड्रोजन तो क्या है, गैसेस हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। द्रव धातु बोला है आपको सॉलिड मेटल, सॉलिड लिक्विड मेटल, तो यहां पे ऑप्शन बी आंसर करेंगे, पारा। क्या सभी ने पारा आंसर दिया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5, इसी से रिलेटेड। क्या द्रव अधातु का उदाहरण है। पिछले क्वेश्चन में हमने द्रव धातु के बारे में पूछा था, इसमें हम द्रव अधातु की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन, पारा, हीलियम, हाइड्रोजन। ऑप्शन भी सेम है, बस आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन को द्रव अधातु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ बॉल पेन वर्क? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पृष्ठीय तनाव, कोशिकत्व क्रिया या फिर संवेग संरक्षण? आंसर कर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर करने वाले हैं सभी? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है जी? बताइए क्या आंसर करेंगे? बॉल पेन जो है यह आपका पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी, राइट। पृष्ठीय तनाव से एक क्वेश्चन और क्या आता है, वर्षा की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो वो भी पृष्ठीय तनाव है, ध्यान रखिएगा। केशिकत्व क्रिया से भी क्वेश्चन बनता है। केशिकत्व क्रिया से क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कि कोई दिया है जिसमें बत्ती लगी हुई है, राइट, उसमें से तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो वो किस क्रिया द्वारा होता है? तो वो आपको केशिकत्व क्रिया बोलना है, कैपिलरी एक्शन। इतना कंफर्म है सभी को? संवेग संरक्षण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो जेट इंजन है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण पर काम करता है जेट इंजन, राइट। आगे देखिएगा 7 नंबर। एंजाइम मूल रूप से डैश होते हैं? विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा। एंजाइम्स आर बेसिकली डैश। करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? देखिए एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन आपका सी जो है यह करेक्ट आंसर है। और एंजाइम आपको पता होना चाहिए ये हमारे स्टोमक में होता है। खाना जो हम खाते हैं उसको जल्दी से पचाने के लिए एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, यानी कि किस ग्रंथि से निकलते हैं? एड्रिनल, अग्नाशय, लीवर या फिर पिट्यूटरी? बेस्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में। 51 सिर्फ और सिर्फ साइंस के, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट रहेंगे। फ्रॉम विच ग्लैंड द लाइफ सेविंग हार्मोन्स आर सेक्रेटेड? क्या आंसर करोगे? क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन निकलते हैं। और एड्रिनल ग्रंथि को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्होंने शायद अधिवृक्क पढ़ा होगा और ऑप्शन में अधिवृक्क है ही नहीं, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि। लीवर आप सभी को पता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। पिट्यूटरी मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है। अग्नाशय आप सभी को पता है क्या? क्या अग्नाशय के बारे में 2-3 फैक्ट पता है? अग्नाशय जो है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी जी? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? बेस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइरिस, कॉर्निया, पुतली या इनमें से कोई नहीं? द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑर्गन? क्या आंसर करेंगे? जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहा है आइरिस, उनका आंसर करेक्ट है जी। आंखों के अंदर जो आइरिस होता है वो प्रकाश आने वाली मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? आप देखिए ये वाला क्वेश्चन गलत मत करिएगा। विच सब्सटेंस एक्ट एज फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज, लवण। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन की तरह काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो आंसर करेंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना, ठीक है। कभी कभी क्या करता है कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्शन में ही नहीं देता, ग्लूकोज आंसर कर देना है फिर आपको, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज ऑप्शन में देगा। ग्लूकोज से भी क्वेश्चन बनता है। कोई खिलाड़ी जो है वो थक जाता है, उसको तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज ऑप्शन में नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है जी? वेयर इज यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी? वृक्क, अग्नाशय, यकृत, प्लीहा। यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहां पर होता है? आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन, क्या सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं?
लीवर आपका राइट आंसर है जी। यूरिया से भी क्वेश्चन बनता है। यूरिया में लगभग 46% के आसपास नाइट्रोजन की मात्रा होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको फायदा ही देंगे। या तो रिवाइज कर लीजिए या फिर क्या करिए, कॉपी में नोट करिए। कॉपी एक आपके पास स्पेशल होनी चाहिए। देखिएगा, बुक्स तो आप पढ़ते ही रहेंगे, बुक्स आपके पास दुनिया भर की है, परंतु एक मोटा रजिस्टर आपके पास होना चाहिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, या आपको ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं जो आप बार बार भूल जाते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तब आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने स्पेशल रजिस्टर कॉपी बनाई होगी आप उसको ही रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो आपके दिमाग में फंसे होंगे। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कॉपी में लिखने हैं जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है या आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हीमोग्लोबिन में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? अब देखिए, ये क्वेश्चन अभी 2 या 3 दिन पहले करवाया है ना, पर क्योंकि हम स्पेशल आज साइंस की क्लास डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम 51 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये क्वेश्चन रिपीट किया है। 2-4 क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस ही होगी जितने क्वेश्चन रिपीट करेंगे। देखिएगा, कुछ विद्यार्थी जो है जन्म से ही बहुत बुद्धिमान होते हैं, एकदम से चीजों को कैच करते हैं, और कुछ विद्यार्थी को थोड़ा समय लगता है। ठीक है, परंतु जिनको समय लगता है ना और उन्होंने अपनी डेडिकेशन से वर्क किया तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आपको बस फोकस करना है एक ही चीज पर। बाकी 3 महीने के लिए आपको सब चीजों से बाइकआउट कर देना है। आप गेम खेलते हैं उससे बाइकआउट करिए, क्रिकेट खेलते हैं उससे बाइकआउट करिए, सब कुछ बाइकआउट करिए। बस आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करना है मात्र 3 महीने। ठीक है, उसके बाद फिजिकल के टाइम पे तो आप फोकस कर ही सकते हैं ना। फिजिकल के टाइम पे आप खेल भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, परंतु आपको पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। हीमोग्लोबिन में प्रचुर मात्रा में लोहे की मात्रा होती है, आयरन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13 है। मिनी माता रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है जिंक, लोहा, तांबा या फिर पारा। मिनी माता डिसीज इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन। बताइए जल्दी से क्या आंसर करने वाले हैं। देखिए, मिनी माता रोग जो है यह जल में पारे की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन डी जो आंसर देंगे उनका आंसर करेक्ट होगा जी। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि प्रश्नों की संख्या हमारी है 51। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। इन 51 प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का भी दिया है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? व्हाट इज द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन स्किन कॉल्ड? हर्पेट्रोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, राइनोलॉजी। क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए। देखिए, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, विज्ञान की शाखा है, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन क्या सी सभी आंसर दे रहे हैं। गायनेकोलॉजी आपको पता है ना, महिला विशेष विज्ञान। ठीक है, जो महिला से संबंधित डॉक्टर होते हैं उनको गायनो बोला जाता है, यानी कि जो महिला से संबंधित बीमारियां भी होती है वो भी गायनोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। तो गायनेकोलॉजी जो है यह महिला विशेषज्ञ से संबंधित है। राइनोलॉजी क्या है? नाक से रिलेटेड है जी, नोज। राइट, आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन? ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन, आइजैक न्यूटन या फिर हाइजेनबर्ग। आंसर क्या करने वाले हैं? आंसर कर दीजिए जल्दी से। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? और आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं ह्यूगो डी ब्रीज, उनका आंसर करेक्ट है जी। चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, परंतु अभी जो दिमाग में आ रहा है वो पूछता है क्वेश्चन की नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन, ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है नेचुरल सिलेक्शन का? तो चार्ल्स डार्विन। आइजैक न्यूटन सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। किसकी खोज की है जी? आइजैक न्यूटन ने। तो आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। राइट। हाइजेनबर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेनिटी। ठीक है जी,
अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसका? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजेनबर्ग ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्लोरोफिल, जिसको हरित लवक बोलते हैं, में कौन सी धातु विद्यमान होती है? विच मेटल इज प्रेजेंस इन क्लोरोफिल? मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर नाइट्रेट? आंसर दीजिए, क्या आंसर करने वाले हैं? क्लोरोफिल में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो होती है आपकी मैग्नीशियम। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पर। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर जिंक? द फेमस खैरा डिसीज ऑफ पैडी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बता दीजिए जल्दी से, किसके वजह से होता है? देखिए, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जिंक की वजह से होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में किसका अधिक मात्रा में अवशोषण होता है? विच इज द मोस्ट अब्सॉर्ब्ड इन फोटोसिंथेसिस? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड? प्रकाश संश्लेषण पता है ना? प्रकाश संश्लेषण ऐसी क्रिया है जो पौधों में होती है और ये दिन के समय होती है। ठीक है, पौधे अपना जो खाना बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही बनाते हैं। आगे देखिएगा, इसमें किस गैस का अवशोषण होता है अधिक मात्रा में? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन क्या? डी। सभी आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है जी। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? ऑप्शन अवेलेबल हैं, आंसर करिए। देखिए, आज की क्लास थोड़ी सी लो लेवल, थोड़ी सी मीडियम और हल्की सी कोई भी क्वेश्चन आपको हाई लग सकते हैं। अगर आप अभी नए हैं या फिर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी को 1 साल 2 साल 3 साल हो गया है, जिनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, उनको शायद इन क्वेश्चन में इतनी समस्या ना आए। परंतु अगर मैंने इससे ज्यादा लेवल इंक्रीज कर दिया तो शायद आपके अग्निवीर से ही बाहर हो जाएगा। ठीक है, बट एग्जाम आपका ऑनलाइन है, 10 से 12 दिन आपका एग्जाम भी चलेगा, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे आने वाली क्लासेस में, है ना, कि अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ भी जाए तो आप उसको हैंडल कर लें, पर उतना ही बढ़ाएंगे जितना कि आपके लेवल के हिसाब से पूछा जाना चाहिए। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? विच स्टिमुलेंट इज प्रेजेंट इन द टोबैको? थीन, कैफीन, निकोटीन, थाइमिन? बताइए क्या आंसर करने वाले हैं? जल्दी से आंसर दिया कीजिए। आंसर मेरे से पहले देने का प्रयास करना है सभी को। तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? तो यह होता है आपका निकोटीन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कैफीन की बात करेंगे, कैफीन होता है कॉफी में। कैफीन किस में विद्यमान होता है? तो कॉफी में विद्यमान होता है। और थीन जो है यह आपका चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है। थाइमिन क्या है जी? विटामिन बी का रासायनिक नाम है। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितने न्यूटन के बराबर होता है? द वेट ऑफ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन? ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर करिए। 1 किलोग्राम राशि होती है 9.8 न्यूटन। ऑप्शन बी राइट है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ एल्गी मेड अप ऑफ? काइटिन, सेल्यूलोज, माल्टोज? इनमें से कोई नहीं। देखिए, शैवाल क्या है? एक सबपोषी जीव होते हैं। क्या होते हैं? सबपोषी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अब सबपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें सबपोषी कहा जाता है। और इनकी जो कोशिका भित्ति है यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन आपका बी परफेक्ट आंसर है। काइटिन ध्यान रखिएगा, कवकों की जो कोशिका भित्ति है,
कवकों की भित्ति काइटिन की बनी होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। कवकों के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। राइट, आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। प्रकाश संश्लेषण से ही एक और क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड की इन्वॉल्वमेंट से आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, संपन्न होने के उपरांत जो गैस बाहर निकलती है या उसके दौरान भी जो गैस बाहर निकलती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24। सिल्वर आयोडाइड किसमें प्रयुक्त होता है? अम्लीय वर्षा में, आंसू गैस में, कृत्रिम वर्षा में, गोबर गैस में। बताइए क्या आंसर करेंगे। देखिए सिल्वर आयोडाइड की बात करेंगे तो ये सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन। अब अम्लीय वर्षा उतना ही इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा कैसे होती है? अम्लीय वर्षा होती है SO2 प्लस NO2 के कारण। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, पूछेगा क्वेश्चन कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो आपको मीथेन आंसर करना है। CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं जी? मीथेन कहा जाता है। 25 नंबर है, सबसे कम आयनन क्षमता वाली किरण कौन सी है? विच इज द रे विद द लोवेस्ट आयोनिंग पोटेंशियल? अल्फा किरण, बीटा किरण, एक्स किरण, गामा किरण। इसमें शायद कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। देखिए सबसे कम आयनन क्षमता होती है गामा किरण की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक होती है आयनन क्षमता अल्फा किरण की, अधिक होती है अल्फा किरण की। अब कंफ्यूज मत होना, देखिए गामा किरण क्या है, परंतु गामा किरण की जो भेदन क्षमता है, गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, और अल्फा कण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। तो ये भेदन क्षमता, ये आयनन क्षमता अलग अलग चीजें हैं, अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है इसलिए इसका जो है लेजर इत्यादि में भी प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर किसका रासायनिक नाम है जी? ब्लीचिंग पाउडर इज द केमिकल नेम ऑफ संगमरमर, सिंदूर, कास्टिक सोडा या फिर विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर इज द केमिकल नेम ऑफ, ऑप्शन जो डी को आंसर दे रहे हैं विरंजक चूर्ण, उनका राइट आंसर है जी। ब्लीचिंग पाउडर किसका रासायनिक नाम है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। ठीक है, कास्टिक सोडा हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका फॉर्मूला होता है। धातु में ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड इन अ मेटल? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। आंसर कर दीजिए जल्दी से। देखिए धातु जो होती हैं उनमें ऑक्साइड की प्रकृति सदैव क्षारीय होती है, अल्कलाइन होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और अम्लीय किसकी होती है? अधातुओं की। अधातुओं की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है नॉन मेटल की। राइट, आगे चलें। चलिए, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? 7 से कम, 7 से अधिक, 0, 7। आंसर क्या करेंगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखिए विभिन्न जो तत्व हैं, विभिन्न जो खाद्य पदार्थ हैं या फिर जो ऐसे पीएच मान अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको पता होने चाहिए। नींबू का पीएच मान, संतरे का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान, ठीक है, दूध का पीएच मान, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिलहाल बात करेंगे उदासीन घोल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है।
किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 होगा तो वो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, वाटर। शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल की पीएच वैल्यू होती है 7, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल वोल्टमीटर? जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करिए। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं अनंत, उनका आंसर करेक्ट है जी। 30 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने, क्वार्टर्स किससे बनते हैं? व्हाट इज क्वार्टर्स मेड ऑफ? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्वार्टर्स का निर्माण किससे होता है जी? क्या आंसर करेंगे? जो ऑप्शन यहां पर सी को दे रहा है, कैल्शियम सिलिकेट, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। मैच करिएगा, क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर 31। देखिएगा, थोड़ी बातें कम करेंगे और क्वेश्चन जो है जितना जल्दी हो सके उनको डिस्कस करेंगे, ताकि कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट मिले, आपकी ज्यादा हेल्प हो सके, राइट। कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा सा, और आप हमारा सेशन लास्ट तक देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है? सोल्डर इज अ मिक्सर ऑफ विच मेटल? ऑप्शन है लोहा क्रोमियम, निकेल लोहा, टीन सीसा, तांबा टीन। टीन सीसा तांबा टीन, LEAD, लेड। देखिए सोल्डर जो है यह टीन और शीशे का मिश्रण है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32 स्क्रीन पर, मायोपिया नामक रोग किस अंग से संबंधित है? द डिसीज कॉल्ड मायोपिया इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? आंख, कान, नाक, त्वचा। आंसर जल्दी से करिएगा, अभी तक सेशन में बने हुए हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी आपका पड़ोसी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, उसे हमारा चैनल जो है वो जरूर शेयर करिएगा। और यदि आपको लगता है आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डेली सुबह हमारी क्लास जो है वो 10 बजे होती है, पता होना चाहिए आपको। मायोपिया नामक रोग किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। देखिए मायोपिया होता है, एक और रोग होता है जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये भी क्या है जी? आंख से ही संबंधित बीमारी है। मायोपिया को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर कमेंट करिए। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इन दोनों के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका निकट दृष्टि दोष है उसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस, राइट। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में काफी अंतर है ना। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उसमें लेंस नहीं पूछता है। कुछ लोग उत्तल लेंस पे कर देते हैं, अवतल लेंस पे। ठीक है, गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल लेंस दर्पण का प्रयोग होता है और उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में, साइड व्यू देखने के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, सामने है, निमोनिया नामक रोग किसके कारण से होता है? निमोनिया इज कॉजेज ड्यू टू प्रोटोजोआ, वायरस, कवक, बैक्टीरिया। बताइए किसकी वजह से होता है निमोनिया रोग, और निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है, ये भी आंसर करिए। हां जी, बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए आंसर मैच करिएगा। निमोनिया जो है यह है आपका बैक्टीरिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, उसके कारण होता है। और यह किस अंग को प्रभावित करता है?
चैट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। ये जो है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करने वाला रोग है। लाल और हरा रंग मिलकर किस रंग का निर्माण करते हैं? व्हाट कलर डू रेड एंड ग्रीन कलर टुगेदर मेक? मैजेंटा, सफेद, नीला, पीला। दीजिए क्या आंसर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आ रही होगी, है ना। सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए। आपके पास अग्निवीर के फॉर्म निकलने दीजिए, उसके बाद क्लासेस बिल्कुल सिस्टमेटिक रहेंगी, है ना। सब्सक्राइब करिए जल्दी से चैनल को। लाल और हरा रंग मिलकर जो है यह पीले रंग का निर्माण करते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से क्या रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी? इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है जी बहुत। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, विभिन्न तत्वों का ऊर्जा में रूपांतरण, ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे पहले हम प्रश्न की अपने। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करती है आपकी मोमबत्ती, ऑप्शन सी। अब यहां पर सेल को समझिए। सेल की हम बात करेंगे तो वैसे सेल जो है इसको हम आगे कर लेते हैं सोलर सेल, ठीक है। सेल का भी रूपांतरण होता है। हम सोलर सेल की बात करेंगे तो जो सोलर सेल है ये क्या करता है जी? प्रकाश से विद्युत, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू। सितार की बात करेंगे तो सितार क्या करता है जी? सितार करता है यांत्रिक ऊर्जा का, यांत्रिक का ध्वनि में रूपांतरण, राइट। अब डायनमो क्या है जी? तो डायनमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देख लीजिए और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पर। सेरीकल्चर किससे संबंधित अध्ययन है? शहद उत्पादन, मधुमक्खी पालन, अंगूर उत्पादन या फिर रेशम उत्पादन? सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू। आंसर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? सेरीकल्चर के बारे में जो आंसर दे रहे हैं यहां पे ऑप्शन डी को रेशम कीट, उन सभी का आंसर करेक्ट है। सेरीकल्चर सिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन उतना ही इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर, राइट। अंगूर उत्पादन भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है जी विटीकल्चर। ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है जो आपको बताए जा रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट कंपाउंड ग्लैंड टू ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, पिट्यूटरी, थायराइड। मिश्रित ग्रंथि पूछा है सबसे बड़ी। देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है यह आपकी अग्नाशय है, पैनक्रियाज है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बाकी लीवर डिस्कस कर चुके हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि। पिट्यूटरी डिस्कस कर चुके हैं, सबसे छोटी ग्रंथि। अब आ जाइए थायराइड पर। थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो हमारे गले में पाई जाती है। इसके अंदर कौन सा जो है तत्व होता है? तो इसके अंदर आयोडीन होता है, तत्व नहीं है। इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। यह क्वेश्चन बनता है। अब थायराइड क्या है? सबसे बड़ी क्या है जी? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका ध्यान रखिएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? 7, 6.5, 7.4, 8.4। 7 हमने डिस्कस किया है, क्या है जी? जितने भी उदासीन विलयन हैं उनका पीएच मान कितना होता है जी? तो 7 होता है। 7.4 हमारे ह्यूमन ब्लड का पीएच मान होता है, ऑप्शन सी। 8.4 क्या है जी? समुद्री जल का पीएच मान, क्योंकि समुद्री जल थोड़ा सा खारा होता है, इसलिए समुद्री जल का जो पीएच मान है वो आपका 8.4 होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सोलेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन ये हिंदी में हो गए हैं, है ना, परंतु मैंने मुंह से बोल दिया है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो शायद समझ जाएंगे। ठीक है। मानव गुर्दे में द स्टोन फॉर्म्ड इन द ह्यूमन किडनी
इज मेड ऑफ, तो ये होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, ऑप्शन ए राइट आंसर है जी। कैल्शियम फास्फेट क्या है? हमारी हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है, हमारी हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों और दांतों में। 40 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर कर दीजिए जल्दी से। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? यहां पर विटामिन डी लिखा है, यहां पर विटामिन सी लिखा है, बताओ। दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है। रेटिनॉल जो है यह विटामिन ए का है, थायमिन जो है डिस्कस किया है विटामिन बी का है, और कैल्सीफेरॉल जो है यह विटामिन डी का है। लीजिए सभी डिस्कस हो गए हैं ऑप्शन, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे डी लिखा है इंग्लिश में और हिंदी में सी पूछा है, तो यहाँ पे सभी डिस्कस कर दिए हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? व्हाट मेक अप टिश्यूज इन द बॉडी? प्रोटीन, वसा, विटामिन, आयरन। बताइएगा क्या आंसर करेंगे। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऊतकों का निर्माण जो होता है यह प्रोटीन से होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका। ऑप्शन ए को जिन्होंने आंसर दिया है उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? हाउ मेनी टीथ डेवलप्ड ट्वाइस इन अ ह्यूमन लाइफ स्पैम? देखिए क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा कहां पर? टेलीग्राम चैनल पे। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कभी कभी क्या हो रहा है कि लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन ही नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, शुभम ई क्लासेस सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं इंस्टाग्राम पर हूं, अगर आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। मनुष्य के काल में टोटल 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? सफेद, लाल, हरा, बैंगनी। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और सबसे अधिक दोनों पता होने चाहिए आपको। देखिए सबसे कम हमसे पूछा है तो हम बात करेंगे बैंगनी रंग की, पर्पल कलर। ऑप्शन आपका डी राइट है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक जो है वो होता है। किसी का कोई डाउट नहीं? आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड? यकृत, अग्नाशय, तंत्रिका, तंत्र, वृक्क। ग्लाइकोजन का संचय शरीर के किस अंग में होता है? क्या ऑप्शन यहां पर सभी ए को दे रहे हैं? लीवर राइट आंसर है जी आप सभी का। आंसर बस मैच करते जाइए, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। 45 नंबर देखिएगा, लोहे का चिन्ह क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन? क्या आंसर करेंगे? FeWNAHE। देखिए ध्यान से डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। हमसे पूछा है क्या लोहे का साइन, वो होता है Fe, ऑप्शन ए करेक्ट है। W उतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में आंसर करिएगा। W जो है यह टंगस्टन का जो है ये साइन है, ठीक है। Na कल ही डिस्कस किया था, किसका है जी? Na जो है वो आपका सोडियम का संकेत है, ठीक है। He क्या है? तो ये आपका हीलियम का साइन है। छियालीस नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन छोटा है, इसको लंबा कर देते हैं, है ना। 1 मिनट, आपको तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने स्क्रीन पर। आंसर करिएगा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 6, 7, 8, 10। देखिए सभी चीजें डिस्कस करेंगे। आपको मैंने हमेशा बोला है कम से कम आपको 20 या फिर 30 तक परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। क्या पता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए और आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएं, राइट। तो ये याद कर लीजिएगा, ये याद करने का काम तो आपको करना है। हम पढ़ा सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इससे रिलेटेड आपको और क्या क्या पढ़ना है।
पढ़ने का काम आपका है। आप सारा दिन घर पे बैठ के करते क्या हो? पढ़ाई करनी है आपको सिर्फ लास्ट के 2-3 महीने अब, क्योंकि एग्जाम पहले है। पहले ऐसा होता था कि फिजिकल निकालेंगे और उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे, है ना, क्या पता फिजिकल निकले ना निकले, परंतु ये तो आपको कंपलसरी निकालना ही पड़ेगा अगर आपका फिजिकल तक जाना है। ठीक है, तो फिजिकल भी करते रहिए अगर आप फिजिकल में एक्सपर्ट है तो, परंतु आपको रिटर्न पे ज्यादा फोकस देना है। उसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा 2 महीने का शायद फिजिकल के लिए, तो फिजिकल और रिटर्न की साथ साथ तैयारी करनी है, परंतु मेन फोकस आपका इस पे रहेगा। देखिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, ऑप्शन सी करेक्ट है। 6 किसकी होती है? तो 6 होती है कार्बन की, राइट। 7 होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7, और 10 होती है नियॉन की। नियॉन क्या है? एक उत्कृष्ट गैस है। सभी क्लियर हो गए हैं? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ भार, आवृत्ति, विद्युत धारा, तरंग दैर्ध्य। बताइए जल्दी से क्या आंसर करेंगे? हर्ट्ज जो है यह आपकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। सभी का क्लियर है? विद्युत धारा किससे मापते हैं? एम्पियर। 48 देखिए, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल? मेंडलीफ, मोसले, जोहानसन, ह्यूगो डी ब्रीज। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? देखिए ध्यान से, बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आवर्त सारणी की। इसका आविष्कार किया था मेंडलीफ ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी, क्या बनता है जी क्वेश्चन? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का जो आविष्कार है यह किया है मोसले ने। जोहानसन भी इंपॉर्टेंट है। जोहानसन ने क्या किया है? जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया है, यानी कि जो जीन शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, राइट। ह्यूगो डी ब्रीज हमने आज ही पढ़ा है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन। आज ही पढ़ा है तो इसको नहीं लिखते हैं। चले आगे, 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अस्थि मृदुता नामक रोग किसकी कमी से होता है? ए डिसीज कॉल्ड ऑस्टियोमेलासिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, बी, सी, डी। हां जी, इसको रिकेट्स भी बोलते हैं जी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ये सभी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है, आपको आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का सेकंड लास्ट। सोडियम का प्रतीक क्या है? व्हाट इज द सिंबल फॉर सोडियम? NaSnTnTi। बताइए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, हमने बताया है आपको। प्रतीक जो है उसको बोलते हैं Na। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 51 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जाना नहीं है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी रखा हुआ है, उसको भी लेकर जाइएगा। इसको डिस्कस करते हैं। पहले, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर? देखिए, पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होती है, ठीक है जी। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु, शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमाव बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है या उससे कम होता है तब वह जमने लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल है उबलता है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के टॉप 51 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हमने तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, और इन 51 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। यह क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है?
लेड इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच और? कार्नेलाइट, हेमेटाइट, गैलेना, बॉक्साइड। ये क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा, राइट। तो यही था आज का सेशन। जरूर बताइएगा इन 51 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। चलिए मिलते हैं कल सुबह 10 बजे किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।